नमस्कार। सोचिए, एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट और वो इतना बड़ा हो जाए कि 15 साल पुरानी सरकार गिर जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे रीजन में क्राइसिस खड़ा हो जाए। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की क्रांति की, एक ऐसी कहानी जो उम्मीद से शुरू हुई और अराजकता में जा उलझी। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है जुलाई 2024 में। शुरुआत में यह सिर्फ सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एक छात्र आंदोलन था, लेकिन देखते ही देखते ये एक राष्ट्रव्यापी जन विद्रोह में तब्दील हो गया। मतलब लाखों लोग सड़कों पर थे और पूरा का पूरा देश जैसे थम सा गया था। लेकिन इस क्रांति की एक बहुत भयानक मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। जो शुरुआती आंकड़े सामने आए वो बताते हैं कि 1000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 20,000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस उथल पुथल की भयावता को दिखाते हैं जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। तो आज इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इस टाइमलाइन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि 2024 में सरकार का तख्तापलट कैसे हुआ, फिर ये जानेंगे कि कैसे हिंसा का असर उल्टा पड़ गया। उसके बाद बात करेंगे उस पावर वैक्यूम की जो पैदा हुआ। फिर देखेंगे कि दिसंबर 2025 में संकट दोबारा कैसे भड़का, और आखिर में समझेंगे कि इसका पूरे रीजन पर, खासकर भू राजनीतिक तौर पर क्या असर पड़ा। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक शासन का तख्तापलट। यहां हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार गिर गई। ये जो पूरा आंदोलन था, ये 3 अलग अलग फेजेस में आगे बढ़ा। शुरू में तो ये बस कोटा सुधार को लेकर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। फिर आया मिड जुलाई, जब एक छात्र की हत्या ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को अंदर से हिला दिया। और बस इसके बाद तो ये एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह बन गया, जिसकी सिर्फ एक ही मांग थी, प्रधानमंत्री का इस्तीफा। और वो टर्निंग पॉइंट था 16 जुलाई। छात्र अबू सईद की हत्या का एक वीडियो वायरल हो गया, और बस यही एक अकेली घटना वो चिंगारी साबित हुई जिसने पूरे देश में आग लगा दी। इसे ही कैटेलिटिक मॉरल शॉक कहा गया, एक ऐसा झटका जिसने लोगों के गुस्से को एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह में बदल दिया। अब आते हैं इस क्रांति के सबसे दिलचस्प पहलू पर, जिसे कहते हैं द बैकफायर इफेक्ट। मतलब सरकार की कार्यवाही का असर उल्टा कैसे पड़ गया। आइए समझते हैं कि कैसे सरकार के दमन ने असल में इस विद्रोह को बुझाने के बजाय और हवा दे दी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आमतौर पर तो ऑथोरिटेरियन सरकारें किसी भी विरोध को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती हैं ना, तो फिर बांग्लादेश में ये रणनीति इतनी बुरी तरह से फेल क्यों हो गई? आंदोलन खत्म होने की जगह और भी ज्यादा मजबूत कैसे हो गया? देखिए ये बदलाव कितना जबरदस्त है। 16 जुलाई से पहले देखिए, प्रोटेस्ट बस कुछ ही जगहों पर थे, लेकिन उस एक घटना के बाद, उस मॉरल शॉक के बाद, विरोध पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। और जानते हैं, आंकड़े भी बिल्कुल यही कहानी बताते हैं। 16 जुलाई से पहले सरकारी हिंसा से प्रोटेस्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन उस तारीख के बाद डायरेक्ट लिंक, एक सीधा कनेक्शन दिखने लगा। सरकार की तरफ से दमन की हर कार्रवाई आग में घी डालने जैसा काम कर रही थी। एक मशीन लर्निंग मॉडल ने तो और भी गहरी बात सामने रखी। पता चला कि आंदोलन को भड़काने वाला सबसे बड़ा कारण सिर्फ ये नहीं था कि कितने लोगों की जान गई, बल्कि ये था कि अत्यधिक बल का इस्तेमाल हो रहा है, और वो दिख रहा है। असल में वो जो क्रूरता का प्रदर्शन था, उसी ने लोगों को और ज्यादा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। तो सरकार गिर गई। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्रांति के ठीक बाद के दौर में। सरकार के जाने से देश में एक खतरनाक पावर वैक्यूम, मतलब एक शक्ति शून्यता पैदा हो गई, और माहौल बहुत अस्थिर हो गया। और सत्ता का ये जो ट्रांसफर हुआ, वो पूरी तरह से कियोटिक था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और वो भारत चली गईं। अब मुश्किल ये थी कि संविधान में किसी अंतरिम सरकार के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं था, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया। इसी उथल-पुथल के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने एक अंतरिम सरकार की बागडोर संभाली, देश को स्थिर करने की एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ। लगभग 1 साल तक सब कुछ किसी तरह शांत रहा, एक नाजुक सी शांति बनी रही। लेकिन फिर आया दिसंबर 2025, और एक और घटना ने इस शांति को भंग कर दिया। देश एक बार फिर हिंसा की आग में घिर गया। और इस बार जो नया कैटलिस्ट बने वो थे शरीफ उस्मान हादी, एक बहुत ही जाने माने छात्र नेता। 12 दिसंबर 2025 को उन्हें गोली मार दी गई, और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने देश भर में विरोध की एक नई लहर तो जरूर पैदा की, लेकिन इस बार जो हिंसा भड़की वो पहले से कहीं ज्यादा अराजक और खतरनाक थी।
इसके बाद जो हिंसा हुई वो 3 अलग-अलग फ्रंट्स पर एक साथ फैली। एक तरफ देश के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस पर सीधे हमले हुए, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई, और तीसरी तरफ एक पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक बवंडर खड़ा हो गया। इस सांप्रदायिक हिंसा की क्रूरता का एक चेहरा बने दीपू चंद्र दास, एक 27 साल के हिंदू युवक जिन्हें ईशा निंदा के झूठे आरोपों पर एक भीड़ ने बेरहमी से मार डाला। ये घटना अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़की नफरत का एक दर्दनाक प्रतीक बन गई। सिर्फ यही नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी निशाना बनाया गया। भीड़ ने देश के सबसे बड़े अखबारों के हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़ की, आग लगा दी। तब के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इसे स्वतंत्र मीडिया पर हमला और देश की लोकतांत्रिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा बताया। चलिए अब जरा तस्वीर को और बड़ा करते हैं और इस संकट के इंटरनेशनल डायमेंशन को देखते हैं। आखिर बांग्लादेश के अंदर की ये घटनाएं पूरे रीजन के लिए और खास तौर पर भारत के लिए इतनी ज्यादा मायने क्यों रखती हैं? अगर आप देखें तो बांग्लादेश की लोकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, बिल्कुल भारत और चीन के बीच में। तो जाहिर है वहां जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर इस पूरे इलाके के पावर बैलेंस पर पड़ता है, जहां ये दोनों बड़ी ताकतें अपना प्रभाव बढ़ाने की होड़ में लगी हैं। और इस संकट के दौरान बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट, मतलब भारत विरोधी भावनाएं अपने चरम पर पहुंच गईं। शेख हसीना को भारत में शरण दिए जाने को कई लोगों ने भारत का इंटरफेरेंस माना। भारतीय हाई कमीशन को बंद करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुए, और तो और चटगांव और राजशाही में भारतीय डिप्लोमैटिक मिशंस पर सीधे हमले भी हुए। और इस सब के बीच एक अफवाह ने कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए हैं, आग में घी डालने का काम किया। तो एक तरफ जहां भारत के साथ तनाव बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ चीन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। हसीना सरकार के गिरते ही चीन ने तुरंत $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया। मोंगला पोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन ऑफर किए, और तो और तीस्ता नदी प्रोजेक्ट जो भारत के साथ लंबे समय से एक विवाद का मुद्दा रहा है, उसे भी फंड करने के लिए चीन आगे आ गया। इससे बांग्लादेश में चीन का आर्थिक और रणनीतिक दबदबा तेजी से बढ़ने लगा। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। बांग्लादेश की ये क्रांति आखिर किस दिशा में जाएगी? क्या ये लोकतांत्रिक बदलाव का एक मॉडल बनेगी, या फिर क्रांति के बाद आने वाली अस्थिरता और अराजकता की एक चेतावनी भरी कहानी बनकर रह जाएगी? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये तय है कि इसका जवाब जो भी हो वो इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को जरूर तय करेगा।